तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए? क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ 3 टुकड़ों में बट गई। नाज़रीन, जूजू मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो रही है। मेरे कप्तान की मरदम शनासी पर बड़े बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बाद परवेज खटक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। यूं मेरे कप्तान की पार्टी का एक और टुकड़ा कट गया। ये टुकड़ा तो मेरे कप्तान के दिल का टुकड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ का बेस कैंप है, जहां 9 साल से ज्यादा अरसे तक मेरे कप्तान की पार्टी ने हुकूमत की। 9 मई के बाद से कल तक तहरीक इंसाफ को कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन 9 साल बाद मेरे कप्तान के इंतहाई करीबी साथी परवेज खटक ने अलम बगावत बुलंद करते हुए नई पार्टी बना डाली। ये परवेज खटक वही हैं जिनको मेरे कप्तान ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला और 2018 में वजीर दिफा बनाया था। 2014 में मेरे कप्तान ने जब धरना दिया था तो परवेज खटक बतौर वजीर आला एहतजाजी काफिले की क़यादत करते हुए पेशावर से आए थे। बहुत से लोगों को 9 बरस पहले की वो रात याद है जब खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन परवेज खटक डी चौक में मेरे कप्तान के कंटेनर पर रक्स कर रहे थे। मुख्तलिफ मौकों पर परवेज खटक ने मेरे की तारीफों के पुल बांधे। ये हमारी जिद बन चुकी है कि इमरान खान को लेकर आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खड़ा होना है और इमरान खान करके दिखाएगा और कोई नहीं कर सकता। जैसे आप इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान जिंदा है। हमारी जिद है कि हमने इमरान खान को लेकर आना है, जो मर्जी कर लो। नाज़रीन, परवेज खटक ही मेरे कप्तान की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि मेरे कप्तान भी खुलकर परवेज खटक की तारीफें किया करते थे। परवेज खटक पर मेरे कप्तान के एतमाद का यह आलम था कि 27 मई को उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो पार्टी को शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक चलाएंगे। आज इल्म हुआ कि परवेज खटक ने मेरे कप्तान की पार्टी चलाने के बजाय अपनी पार्टी बनाने को तरजीह दी। परवेज खटक के हवाले से काफी दिनों से यह खबरें आ रही थी कि वो तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका उन्होंने जवाब तक ना दिया। नोटिस का जवाब ना देने पर परवेज खटक को 12 जुलाई को पार्टी से फारिग कर दिया गया। 2011 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले परवेज खटक पीपल्स पार्टी शेरपा ग्रुप का हिस्सा थे। उससे पहले उन्होंने 1988, 1990, 1993 और 1997 के 4 इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का क़याम बताता है कि मेरे कप्तान का इंतखाब दुरुस्त नहीं था। नाज़रीन, परवेज खटक के साथ साथ 2018 में वज़ीर आला बनने वाले महमूद खान ने भी मेरे कप्तान के साथ बेवफाई कर दी। सवात से ताल्लुक़ रखने वाले महमूद खान को मेरे कप्तान ने परवेज खटक पर तरजीह देकर वज़ीर आला बनाया था, लेकिन उन्होंने भी मेरे कप्तान के बजाय परवेज खटक का साथ देने का फैसला किया। महमूद खान की वजारत आला के दौर में मेरे कप्तान ने कई बार महमूद की खुलकर तारीफ की थी और उन्हें बेहतर चॉइस करार दिया था। महमूद खान भी मेरे कप्तान से वफादारी का यकीन सबको दिलाते रहे। हमने इस मुश्किल घड़ी में अपने कप्तान को नहीं छोड़ना है, उनके साथ डट के खड़े रहना है, डट के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह अपने कप्तान के साथ। 2023 पूरा पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह कप्तान का होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज सुबह तक इबहम बाकी था कि महमूद खान ने मेरे कप्तान का साथ छोड़ा या नहीं, लेकिन आज नई जमात के एलामिये में उनके नाम ने सारे शकूक दूर कर दिए और साबित हो गया कि मेरे कप्तान की ये चॉइस भी गलत थी। नाज़रीन, अब तस्करा हो जाए मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस का। मेरे कप्तान ने सबसे ज्यादा तनकीद उस्मान बुज़दार की तकरीर पर बर्दाश्त की, लेकिन आखिरी दिन तक उनका दिफा किया। मेरे कप्तान तब्दीली का नारा लगाकर इख्तिदार में आए थे। जब उनसे पूछा जाता कि तब्दीली कहां है, तो मेरे कप्तान उस्मान बुज़दार को तब्दीली करार दिया करते थे। उस्मान बुज़दार तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते मेरे कप्तान विजन की तारीफ जरूर करते थे। जनाब खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी हुकूमत ने ई खिते दी भरपूर खिदमत की है और इत्थों दो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल मुहब्बत करेंदन और ई गाल दा अंदाज़ा जनाब को
जनूबी पंजाब दे विजिट दे थींदा पिया हो सी। ये खान साहब का विजन है कि उन्होंने पंजाब की सबसे पसमानदा तरीन तहसील को कायद ऐवान की सीट दी है। इमरान खान साहब के विजन को लेकर हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाएंगे। नाज़रीन, मुझ समेत बहुत से लोगों का ख्याल था कि उस्मान बुज़दार तो किसी सूरत मेरे कप्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन पर मेरे कप्तान का एहसान सबसे बड़ा था। लेकिन 2 जून को वो अचानक कोयटा प्रेस क्लब में नमूदार हुए और मेरे कप्तान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। यूं साबित हो गया कि मेरे कप्तान ने सियासत में अपने वसीम अकरम प्लस का इंतखाब भी गलत किया था। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपने सियासी करियर में जिन 3 लोगों को वज़ीर आला जैसी कुर्सी दी, उनमें से किसी ने साथ वफादारी नहीं दिखाई और मुश्किल हालात में साथ भी नहीं निभाया। उस्मान बुज़दार के बाद परवेज खटक और महमूद खान की बेवफाई पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 9 साल तक रही। 2 साबिक वज़ीर आला के साथ छोड़ जाने से सूबे की अवाम मेरे कप्तान के शहर से क्या निकल जाएगी? सवाल नंबर 2, ANP और JUFA जैसी जमातें तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में काबू नहीं कर सकी। क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस सूबे में मेरे कप्तान के लिए कोई खतरा बन भी सकती है? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान के मुखालिफिन हमेशा यह कहते रहे कि उनकी टीम अनाड़ी और मफाद परस्त लोगों पर मुश्तमिल है। क्या हालात ने इस बात को दुरुस्त साबित नहीं कर दिया? सवाल नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिक वज़ीर आला सूबे में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं जो वो मेरे कप्तान के साथ रहकर नहीं ला सके? सवाल नंबर 5, पंजाब में उस्मान बुज़दार, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक और महमूद खान, इन वज़ीर आला पर मेरे कप्तान को बड़ा एतमाद था। क्या इन तीनों का इंतखाब मेरे कप्तान की सबसे बड़ी गलती नहीं थी? सवाल नंबर 6, परवेज खटक ने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बजाय नई सियासी जमात बनाना क्यों मुनासिब समझा? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान की नाअहली की सूरत में PTI पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या कोई फायदा हो सकता है? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान ने कुछ अरसा पहले कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी को परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। परवेज खटक पर कप्तान का एतमाद तो पानी का बुलबुला साबित हुआ। क्या शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी कोई ऐलान मुतवक्के है? सवाल नंबर 9, बाज़ लोग मेरे कप्तान के हालात को MQM के बानी के हालात से मुमासिलत दे रहे हैं। क्या आज तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा सकता है कि कुछ टीम दे लोग भी जालिम सन, कुछ मेरे कप्तान नू मरन दा शौक भी सी? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान अक्सर गिला करते हैं कि उन्हें फलां चीज़ ठीक नहीं मिली। मेरे कप्तान को क्या करीबी साथी भी ठीक नहीं मिले? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मेजर रिटायर खुरम रोकड़ी साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सायरा साहिबा आपसे पूछना चाहूँगा, ये हुआ क्या है? ये परवेज खटक साहब, क्या उम्मीद की जा सकती थी कि इतना साथ दिया मेरे कप्तान ने उनका और वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दिफा बनाया? कितना बड़ा शौक है आपकी नज़र में ये पार्टी के लिए? अस्सलाम वालेकुम। जो अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं उस हिसाब से तो कोई शौक भी नहीं है। वहाँ इनके हलके के लोगों ने तो पहचानने से इनकार कर दिया। किसी एंकर ने सवाल पूछा था कि आप परवेज़ खटक, तो उसने कहा कौन? बाकी जो पाकिस्तान में होता आया है और हो रहा है, जो इन पिछले 5 सालों में ये सब कुछ मैंने देखा है, तो मुझे अब ना बिल्कुल किसी बात की हैरानी नहीं होती। और ये परवेज़ खटक साहब उन लोगों में से थे कि जिस वक्त एक आखिरी फ़ैसला इनसे खान साहब ने पूछा था कि जिस दिन इन लोगों ने अपने रिज़ाइन दिए थे, तो इन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैंने पेशावर की आवाम से, गयूर आवाम से पूछा है। उन्होंने कहा कि असेंबली में ना जाएं, आप असेंबली से बाहर रहें। और सबके मुंह खुले हुए थे और सबको उनसे बहुत अक्लमंदी की तवक्को थी, लेकिन खटक साहब ने ये सारा कुछ कर दिया। तो निकालने वाले भी वही, वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी वही, यही लोग थे जो सबसे पहले छोड़कर भागे हैं। यही लोग उनको बढ़ावा देते थे। और जो हाल तो मैं पार्लिमानी कमेटी में देखती रही हूँ, तो मुझे हैरान होती थी कि ये मुझे वो बादशाहों का दौर याद आ गया जो सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ा है कि वहाँ पर दरबारी लोग होते थे, वो उनकी तारीफ़ में शायरी होती थी, ये होता था। तो वो इन चंद लोगों को देख के मुझे यकीन हो गया था कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तो ये सारा सबक कसूर किसका है? किसी दूसरी पार्टी में जाने, ये कसूर किसका है? क्या ये कप्तान का कसूर नहीं है कि बंदे गलत चूज किए?
हाँ जी, कसूर मुझे आई डोंट नो उनको क्यों नहीं पता चला। ये तो या तो फिर ये सारे डेपुटेशन पर आए हुए थे या कुछ मुक्तदर हलकों ने उनको इतना यकीन दिलाया हुआ था कि कुछ भी हो जाए ये लोग आपका साथ छोड़कर नहीं जाने वाले। हालांकि ये सारी सूरत हाल एक मेंबर ने 2019 में मुझे बता दी थी कि तुमने काबीना का हाल नहीं देखा कि वहाँ पर क्या होता है, और उन्होंने कहा था, मुझे ये भी बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ की वो जो कहानी है वो दोहराई जाएगी और ये सब नीट एंड क्लीन होके बाहर चले जाएंगे। और ये आपको 2019 की बात बता रही हूँ। अच्छा, ये मुझे बताया था ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा कि तो फिर आप कोई बात नहीं करते, मतलब एक पर्सनल सी बात है, लेकिन अभी मैं उसको बताना, मतलब मैं कहती हूँ कि बताना चाहिए कि ये जो इन सब की जो सारी चीज़ें थी वो कह रहे ना कि सामने लिखी हुई थी कि दिख रहा था कि ये सारा कुछ ये होगा। अच्छा। और अगर वो अल्फाज बोलूं तो नहीं अच्छा लगता कि जरदारी साहब ने कहा था कि अपने बोझ से गिरेंगे, तो वो फालतू बोझ यही थे, यही लोग थे। रोकड़ी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं देख रहा था आपकी पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने बड़ा वेलकम किया है इस स्टेप को, परवेज खटक साहब के स्टेप को, और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा फैसला किया परवेज खटक साहब ने। क्यों समझती है आपकी पार्टी ऐसा क्यों समझ रही है? ये तो तीसरा टुकड़ा निकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। पहली आपकी जमात थी, ये दूसरा टुकड़ा निकला है। देखिए मंसूर खान, पार्टी इसलिए नहीं बनी थी कि वो एक खास दिन के बाद एक मिलिटेंट ग्रुप की शक्ल बन जाए। तमाम को इस वक्त जो गिला किया जा रहा है परवेज खटक साहब का या दीगर का, इनके अंदर अच्छे किरदार भी मौजूद हैं, भयानक किरदार भी मौजूद हैं, बाकी तमाम पार्टीज की तरह। जिन बाकी पार्टीज के अंदर अच्छे किरदार भी मौजूद हैं और उनके अंदर भी भयानक किरदार मौजूद है। ये पाकिस्तान का एक ही कल्चर है, कोई डिफरेंट कल्चर नहीं है। बात यह है कि पार्टी इसलिए नहीं बनी थी, ना लोगों ने वोट इसलिए दिए थे, ना हम लोग साथ इसलिए मिले थे कि एक स्टेज पे आके एक एंटी स्टेट नैरेटिव लेकर ताना इल्जाम और एक ऐसी डायरेक्शन में आप लेके चले जाएं कि आप मिलिटेंसी की तरफ चले जाएं। पार्टी को क्यों ना छोड़ें। परवेज खटक इमरान खान का एक बहुत बड़ा एसेट था। परवेज खटक पावर पॉलिटिक्स को जानने में परवेज खटक के मुकाबले का आदमी किसी और पार्टी के पास नहीं है। अच्छा। अगर परवेज खटक जैसे आदमी को इमरान खान बचाकर नहीं रख सका और केपी अपने हाथ से निकलवा दिया इमरान खान ने, तो ये कसूर सारे का। अच्छा, रोकड़ी साहब, मुझे एक सवाल करने दीजिएगा। रोकड़ी साहब, मुझे सवाल करने, ये सर ये ऑर्गेनिक हुआ है? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से क्या ये जमात बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस? नहीं, ऑर्गेनिक तो बाकी अभी जो मेरी बहन भी बोल रही थी या बाकी बोलते हैं, तो फिर मैं उनके ऑर्गेनिक पे आऊं या बाकी जमातों के ऊपर, तो फिर वही सारी चीजें आप निकाल देंगे जो आप सवाल मेरे से पूछेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, 9 मई के बाद जवाब ही नहीं रहता किसी के पास कि वो उस पार्टी के अंदर रहे लीडरशिप में, और उसके बाद कहां जाएंगे वो? क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दें? क्या वो घरों के अंदर बैठ जाएंगे? नहीं, उन्होंने मेहनत की। सायरा साहिबा, क्या आपके ऊपर भी, मेरे ख्याल में आपकी जमात के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि फिर मैं बताना शुरू करूं कि वो ऑर्गेनिक है? कितनी ऑर्गेनिक है बताइए, आप जवाब दीजिए, मैं फिर गरीदा साहिबा के पास जाऊं। अरे अब मेरे भाई मेरी तरह ही 1 साल से मीडिया में आ रहे हैं, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 9 मई की जो बात है, मुझे ये समझ नहीं आती, अगर 9 मई के वाक़यात हुए थे तो ये सब ने 10 मई को मजम्मत क्यों नहीं की? 25-26 से ये मजम्मत करना शुरू हुए। 3 महीने बाद इनको ख्याल आया कि वो बंदा ये कर रहा था, ये लोग सब बढ़ावा देने वाले थे, और उसके बाद ये हम सबको पता है, अब आप भी चुप हैं, मैं भी चुप हैं, कि जी वो बड़े तरीके से उनका ज़मीर जाग गया कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये खान के साथ मिल के बढ़ावा देते थे और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो 9 मई की मजम्मत 9 मई को करके तब क्यों नहीं पार्टी से गए? अपनी नई पार्टी बनाने का कौन सा? और बाकी ये कह रहे हैं कि लोगों ने वोट दिया था, जो हकीकत है वो हकीकत है। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया था, बल्ले को दिया था। ये इमरान इस्माइल हो गया, अली जैदी हो गए, आप हो गए, 10-12 और हो गए, उनका तो लोगों को पता ही नहीं था नाम। परवेज खटक ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में थे, पुराना नाम थे, उनको उस वजह से पता था कि पीपल्स पार्टी से यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों को तो कोई जानता भी नहीं था, जानता नहीं था। मुझे इजाजत दीजिए गरीदा, तो ये बस ऐसे ही है। रोकड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं गरीदा साहिबा के पास जाऊं। क्योंकि मैं बहन को भी नहीं जानता हूं ये कौन है। ये तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव है सर? कौन है ये? नहीं, सायरा साहिबा जीडीए की रहनुमा है जी। वो मैं सच की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऐसे थोड़ी कि मुझे कोई जानता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी मुस्लिम लीग फंक्शनल है। हाँ जी, पार्लियामेंटेरियन है सर, वो पार्लियामेंटेरियन है। जो हक सच बात है वो बात की है। जी।
गरीदा फारूकी साहिबा, ये बताइए कि असल मकसद ऑब्वियसली यही है कि ये जो पार्टी बनी है ये जाके कप्तान का वोट बैंक तोड़े, खैबर पख्तूनख्वा में तोड़े। लेकिन सायरा साहिबा भी ये कह रही थी कि इन तमाम लोगों को जो भी वोट छोट मिला वो कप्तान के नाम पे मिला। अब जब ये एक नया एडवेंचर शुरू हो रहा है, एक नई तहरीक शुरू हो रही है, ये तहरीक अपने मकासद पूरी कर सकेगी? जिस तरह IPP के भी एक मकासद है ना, तो क्या ये पूरी कर सकेगी? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, और ये बड़ा अहम सवाल है आपका। और जो खैबर पख्तूनख्वा में आज हुआ है बहुत बड़ा सियासी डंट पड़ा है। और मैं आपका इंट्रो सुन रही थी, आपका इंट्रो बड़ा भरपूर, बड़ा जामे था और बड़ा कैलकुलेटेड था। आपने सारे सवालात, आपके सवालात में ही आइंदा का जो मंजरनामा है उसके जवाब भी पिन्हा थे। लेकिन अब आपने चूंकि मुझसे सवाल कर लिया है, देखिए 57 से 60 मेंबर्स हैं तकरीबन इसमें से, जिसमें से 2-3 ने कोई अपना वीडियो पैगाम किया है कि जी हम शामिल नहीं थे वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल 50-55 की तादाद तो है इन तमाम लोगों की। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपना इंडिविजुअल वोट बैंक KP में मौजूद है। खासतौर पे परवेज खटक इस PTI पार्लियामेंटेरियंस के जो हेड हैं, वो PTI में आने से पहले भी अपना एक सियासी वजूद रखते थे, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, दीगर सियासी जमातों का हिस्सा रहे। ऐसा नहीं था कि वो कोई सियासी यतीम थे, सियासी लावारिस थे, सियासी नौमौलूद थे, या मुराद सईद की तरह कोई उनको जानता तक नहीं था, इमरान खान ने उनको शनाख्ती, या उस्मान डार की तरह कोई उनको जानता नहीं था। परवेज खटक साहब की एक मुसल्लिमा हैसियत सियासी थी। वो उससे पहले भी ना सिर्फ सीटें अपनी जीतते रहे हैं, उनका अपना इंडिविजुअल वोट बैंक भी है, बल्कि वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी रहे हैं माजी में। महमूद खान साहब का इंडिविजुअल वोट बैंक है। शौकत यूसुफजई अगर शामिल हो जाते हैं, उनका इंडिविजुअल वोट बैंक मौजूद है। इश्तियाक साहब का इंडिविजुअल वोट बैंक मौजूद है। तो ये वो लोग हैं जिनका खैबर पख्तूनख्वा में अपना अपना पर्सनल वोट बैंक मौजूद है। इनके पर्सनल वोट बैंक का इतना वेटेज था कि इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लिया, और फिर बात खरी करनी चाहिए, बात बिल्कुल बैलेंस करनी चाहिए, बात वो करनी चाहिए जो बिल्कुल हकीकत हो। डेफिनेटली 2013 में 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, PTI के सरबरा का, उनका एक रेला था, उनका एक बहुत बड़ा वेव था। उस वेव का इम्पैक्ट भी आया। लेकिन जितने लोग आज PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हुए हैं, उनका अपना अपना वोट बैंक भी मौजूद है। तो ये ना समझा जाए कि ये बिल्कुल कोई ऐसी पार्टी इकट्ठी हो गई है और सिर्फ इमरान खान को कट डाउन करने के लिए, गरीदा ये अकेले जीत सकते हैं अपना। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये इंडिविजुअल वोट बैंक पे बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि इनके मुकाबले पे, फॉर एग्जांपल परवेज खटक के मुकाबले पे कोई उम्मीदवार तगड़ा नहीं है उनके हलके में, और परवेज खटक साहब ने बार बार शिकस्त दी हुई है। महमूद खान साहब के हलके में कोई तगड़ा उम्मीदवार उनके मुकाबले में नहीं है। तो किसको खड़ा करेंगे? क्या बिल्कुल नौजवान फेसिस को खड़ा करेंगे? नौजवान फेसिस को खड़ा करके आप, और देखिए जो भी इलेक्शन लड़ता है वो इस नियत से लड़ता है कि वो MPA बनेगा, MNA बनेगा, गवर्नमेंट में आएगा, या गवर्नमेंट में नहीं भी आएगा तो जितना उसने पैसा इलेक्शन में लगाया हुआ है उससे डबल वो कमाएगा, उससे डबल वो हासिल करेगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में इस वक्त जो अमूमी तासुर है वो यही है कि ये वापस हुकूमत पे नहीं आ सकती। तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे किसी ऐसी सियासी जमात के नाम पे कि जहां पे उनको लगे कि ये जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हो रही है इसको हम कैश बैक नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरा में बड़ा अहम चीज, दूसरी मैं बड़ी अहम चीज आपके सामने जो रखना चाहूंगी मंसूर खान साहब, जो परवेज खटक साहब ने आज एक उन्होंने ऐलान किया ना जब अपनी पार्टी को बनाने का, उन्होंने बड़ा अहम सवाल छोड़ा है कौम के लिए। वो कहने लगे कि जी इमरान खान को 3 से 4 बार इलेक्शन की ऑफर हुई है, वो इलेक्शन की ऑफर क्यों रिजेक्ट की गई? तो मैं आपके जरिए से मंसूर खान साहब, आपकी इजाजत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाह रही हूँ कि वो 3 से 4 बार जो इलेक्शन की ऑफर हुई, इमरान खान साहब गए घर, बुशरा बीबी के सामने रखा कि जी मुझे ये डेट्स दी गई हैं, वहां पे अमलियात हुए, वहां पे जादू टूना हुआ और मना कर दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, अमलियात ने बताया है आपके बारे में कि ये इलेक्शंस की डेट्स ठीक नहीं है, आप इनकार कर दें। परवेज खटक साहब ने इस बहुत बड़ा दावा है गरीदा, कैमरे लगे हुए हैं, ये बहुत, ये एक कमरे के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही लोगों के घरों की बातें कैसे बता रहे हैं। मंसूर अली खान ये 100% ठीक है। खटक साहब ने बताया सर, ये गरीदा फारूकी साहिबा की खबर है, आप सुनिए पूरी डिटेल तो ले। गरीदा फारूकी साहिबा जानबूझ के जवाब छोड़ दिया है, लेकिन जानबूझ के परवेज खटक साहब ने जवाब छोड़ा है। जवाब नहीं, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, गहरा राज है जी। मुझे गरीदा फारूकी साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि एक मीटिंग हुई, उसमें खान साहब को डेटें दी गई, खान साहब घर गए, खान साहब कमरे के अंदर अपनी बेगम के साथ बैठे हुए थे,
बेगम ने उसके बाद ये सब कुछ किया और उन्होंने खान साहब को ये बताया। कोई तीसरा बंदा भी वहां पे था जिसने सब कुछ होते हुए देखा? आप ये समझ लीजिए कि जिन्नात ने बताया होगा, मंसूर अली खान, फरिश्तों ने बताया होगा, वहां कोई ना कोई तो मौजूद होंगे ना, या जिन्नात होंगे या परियां होंगी या फरिश्ते होंगे, कोई ना कोई तो मौजूद होगा ना मंसूर खान साहब। आपको पता है ना, मंसूर अली खान साहब इतना अच्छा प्रोग्राम करते करते आप कहाँ चले गए? नहीं, मैं ये मेरे लिए बड़ी ये देखें, गरीदा फारूकी साहिबा एक जानी मानी एंकर हैं, वो एक बहुत बड़ी खबर दे रही हैं कि ये इस वजह से इलेक्शंस की डेट, रोकड़ी साहब भी इसको इंडोर्स करें। रोकड़ी साहब आप इंडोर्स करें? स्टेटमेंट नहीं सुना ये उन्होंने यहाँ तक, गरीदा फारूकी साहिबा उन्होंने यहाँ तक कहा, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जी उनसे पूछें कि 3-4 दफा जो इलेक्शन की डेट आई क्यों नहीं माने, यहाँ तक कहा था। ना, उन्होंने आगे भी कहा है, परवेज खटक साहब ने कहा है कि ये बड़ा गहरा राज है और ये गहरा राज जब खुलेगा कौम की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इस मुल्क में क्या हो रहा था, तो ये राज क्या तमाशा हो रहा था। ये राज पे से आपने पर्दा उठा दिया, ये वो राज था जी। एग्जैक्टली, ये भी वो चीज है, ये वो चीज खटक साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब परवेज खटक साहब मुरव्वत में नहीं बात कर रहे क्योंकि उनका एक ताल्लुक रहा है, फिर बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी उनकी बड़ी अकीदत रही है, बड़ा न्याजमंदाना ताल्लुक रहा है। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं, जो वो ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं ना, जो वो छोड़ रहे हैं इशारे, वो पीछे ये है, जब ये राज खुलेगा कि 3-4 दफा इलेक्शन की ऑफर रिजेक्ट क्यों की गई, परवेज खटक साहब का अपना अल्फाज है कि कौम की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, उनको पता चलेगा कि मुल्क चलाता कैसे जाता रहा है। ये कहा है परवेज खटक साहब। रोकड़ी साहब एक्चुअली इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, वो क्यों इंडोर्स कर रहे हैं, मुझे ब्रेक लेनी है एंड आई एम गोइंग टू कम बैक। रोकड़ी साहब के सामने ये रखूंगा, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में इलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहे थे। मतलब हम तो कुछ और वजूहत समझे थे कि टाइमिंग का इशू है, वो चाह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन डेट क्यों नहीं फाइनल हो रही थी, ये वजह थी उसकी। हैरानगी की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सायरा बानो साहिबा, ये जो इंकशाफ अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हुआ, आप लग रहा है यकीन नहीं कर रही हैं उसके ऊपर, आप थोड़ा सा इरिटेटेड भी मुझे महसूस हो रही हैं कि ये बात नहीं हो सकती। लेकिन देखिए अभी आपने कहा कि यकीन नहीं कर रही, मुझे हंसी आ रही है कि माशाल्लाह हमारे एंकर्स के पास इतनी ताकत है कि वो दीवार और लोगों के घरों में झांक सकते हैं, और ये सब ये जो बात बताने में आए हैं और रोकड़ी साहब भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आपका प्रोग्राम देखते भी हैं। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल हुई है, मुल्क बहुत कुर्बानियों से लिया हुआ है, पटड़ी से उतरा हुआ है, इसको पटड़ी पर लेकर आना है। आगे का लाया अमल क्या होगा? कसूर में आज सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, सारा वो करके यहाँ पर बैठ के हम इसमें वो हो के वो एक परवेज खटक साहब, अब मैं क्या बोलूँ कि मतलब मैं उसको एज ए ना पीटीआई देख रही हूँ ना मैं वैसे देख रही हूँ। अच्छा, वैसे सायरा साहिबा आपकी बात ना, सायरा साहिबा मेरी एक मिनट, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। सायरा साहिबा आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं, लेकिन इशू पता क्या है, ये गरीदा फारूकी साहिबा ने जिस तरफ इशारा किया ना, कुछ ऐसा ही इशारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने भी आज से चंद दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर किया था कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं, हमारी हुकूमत साजी के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये मतलब चैटर तो है हर जगह। मंसूर खान साहब बिल्कुल आपकी बात मैं सही में कह रही हूँ कि ये बात ये वहाँ पर भी करते होते थे जिस वक्त मैं हुकूमत में थी, ये सारी बातें मुझे सुनने को मिलती थी। अच्छा, मगर उस वक्त ये अपनी वजारतों के साथ क्यों चिपके रहे, उस वक्त सामने क्यों नहीं आए? उड़ती खबर तो जाहिर है मिल ही जाती थी, ऐसे में अब आप इसको वो मैं करूं तो उस वक्त ये क्यों चिपके रहे? उस अच्छा एक मिनट ठहरे ना, ठहरे सायरा साहिबा, सायरा साहिबा ठहरे, मुझे आप हमारी मदद फरमाएं, आप सायरा साहिबा हमारी मदद फरमाएं, आप क्या सुनती थी, आपके पास उड़ती उड़ाती उस वक्त क्या खबर आती थी? चलिए ये बताइए। नहीं, देखें एक बात मैं कर रही हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं तो वैसे ही बता दूं, वो पंजाबी में कभी कभी मजाक में कहते हैं ना कि बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़े हो स्कूल की ईंट मैंने रखी थी। अच्छा, तब आपके अल्फाज मैं नहीं कह सकती, मैं जो उस वक्त भी मीडिया कहता था या वो ये करते थे, कोई इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी,
तो मैं कह रही हूँ कि उस वक्त ये वजारतों के साथ क्यों चिपके हुए थे? उस वक्त अगर उस्मान बुज़दार की करप्शन मुझे भी सुनने को मिलती होती थी, हम भी ऐवान में बैठे थे, उस वक्त ये जाकर सामने क्यों नहीं खड़े हुए कि उस्मान बुज़दार के हक में? उस वक्त अगर ये साजिश चली थी तो 2 बंदे बनना चाहते थे वजीर आला। तो मेरे मुल्क का हाल क्या कहते? जैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करते ना, मेरा कप्तान, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या किया। अगर 2018 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे तो वो 2 बंदे कहाँ पर हैं? अगर आप मेरा प्रोग्राम काटे ना तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा कहाँ पर हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें मुसल्लत की और मेरे मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया? जो आज PDM की 13 जमातें कह रही हैं कि मुल्क को इस साल तक पहुँचाया, तो दो ना सज़ा, ये प्रोग्राम बना दें ताकि आगे ये कोई भी ना सोचे। सायरा साहबा, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो ये बात कही है, प्रोग्राम नहीं कटेगा। आपके ये अल्फाज, ये 2 नाम जो आपने लिए हैं, ये इसी तरह ही जाएंगे, ये आपका हक है, आप बोलिए, कोई खुल के बोलें। लेकिन मेरा रोकड़ी साहब यहाँ पे तो अगर ये कह रहे हैं ना, ये हर आप मुझे बताएं, भले वो स्पीच हो, असेंबली में स्पीच हो, बजट स्पीच हो, 10 मिनट पहले स्टार्ट होता है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सिलेक्टेड। अरे तो किसने सिलेक्ट किया था? ले आओ ना, ताकि हमारे भी कान ठंडे हो जाएं। दूसरी बात, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। कौन कटहरे में आया? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप पाक साफ होके अपनी अपनी पार्टीज बना ले। अब तो मैं चाहती हूँ कि सामने लेकर आए मुजरिम। मैं देखना चाहती हूँ कि ये सच है या झूठ है। ये रोकड़ी साहब, ये तो वैसे एतराज बाकी किया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, दूसरी सियासी जमात में चले जाएं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी कई लोगों के बारे में यही इतराज होता है कि अगर इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी में चले जाओ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, ये तो खैर आज ही इसका पौधा लगा है, तो सब ठीक हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए मंसूर खान, पहले हम ये डिक्लेयर करें कि कोई मुजरिम है। जो मुजरिम हैं उनमें से किसी एक बंदे को बताइएगा जो 9 मई के अंदर शामिल हुए, और उनको बताइएगा जब इन पार्टीज के अंदर आए और उनके ऊपर केसेस बने तो कोई पार्टी बचा ले, उस दिन मुझे बताइएगा। अच्छा। दूसरा, सायरा बहन का मुझे अभी समझ आई कि ये असेंबली के अंदर थी। जनरल बाजवा के ऊपर एतराज करना इनका तब बनता है कि अगर इन्होंने उनकी एक्सटेंशन के ऊपर साइन ना किया हो, या जब एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर आया था और मुझे समझ आ गई कि सायरा बहन उस वक्त वॉकआउट कर गई थी और इन्होंने जाके ऐलान कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर रही, तब इनकी बातें वजन में होंगी। अच्छा। तीसरी चीज, पार्टीज अरे आप तो असेंबली में पहुंचे ही नहीं, तो इसलिए आपको असेंबली का क्या पता? मैं खामोश हो जाता हूं। आपकी PDM की 13 जमातें सबसे पहले सुरमा पहनकर बाल बनाकर वहां पहुंची हुई थी। मैं वही तो कह रही हूँ कि लेकर आए ना, किसी और को हिम्मत ना हो, पार्टी को ब्लैकमेल करने की हिम्मत ना हो किसी को। सायरा साहब, आप असेंबली में नहीं आए, सायरा साहब, बात करने का जी मैं बात करें जब जी मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं कम्युनिकेट जी रोकड़ी साहब, मैं कम्युनिकेट करता हूँ। सायरा साहब बात करती है तो हमने तो एतराज किया ही नहीं है आप पे अभी तक। जी बिल्कुल ठीक है। मंसूर खान, हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जो है कि क्या जिन्नात का और ये चक्कर था, और आप पूछ रहे हैं कि ये हैरानगी हुई है। वैसे अल्लाह की कसम ये मेरा असल टॉपिक नहीं है। जी जी, ये असल बात नहीं है, असल बात मेरे पाकिस्तान की है, मेरे पाकिस्तान का हाल। नहीं, ये जो 75 सालों में मेरे पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे सायरा साहिबा, मैं इसको ठीक करता हूं जी। सायरा साहिबा, रोकड़ी साहब का एतराज है कि सायरा बानो कर रही हैं जी। नहीं सायरा साहिबा, वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी बारी के ऊपर बोल लीजिएगा, अभी जरा उनको बात कंप्लीट करने दें, तो ये उनका राइट है। आप उनको जरा प्लीज जवाब करिए, फिर मैं आपको भी आपके पास भी आऊंगा, फिर आप खुल के बात कीजिएगा। रोकड़ी साहब प्लीज गो हेड। ठीक है जी। ओके। मंसूर खान, कोई भी जो पार्टी है वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही चल सकती है, और जब वो अपने मेन मैंडेट को छोड़ दे, और जिस मकसद के लिए उस वैक्यूम का, ये सबसे बड़ा मुजरिम है ये इमरान खान, कि नौजवानों ने इस पर एतबार किया, लोगों ने इस पर एतबार किया, और ये तमाम लोग जो आज इसको छोड़ के जा रहे हैं, इनकी मेहनतें थी उस पूरी को खड्डे के अंदर फेंक कर, उन लोगों के ख्वाबों को रौंद कर, ये बंदा खड़ा हो गया एक साइड के ऊपर एक कल्ट बना के। और अगर आज कोई उस कल्ट की तारीफ करे या उस कल्ट के किसी एक्शन को उनको कहे कि ये ठीक है, तो इस बात पर हैरानगी है। परवेज खट्टक को राइट हासिल है हट के पार्टी बनाने का। और ये जो बहन कह रही थी ना कि वोट उसका है, आप देख लीजिएगा केपी के अंदर कौन वोट लेके जाता है। अच्छा। जब लोग, कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जब अपने, ये कोई पीरखाना नहीं है कि एक पीरखाने का वोट पड़ना है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ये पॉलिटिकल लोग थे, इन्होंने मेहनतें की,
इन लोगों ने, हम लोगों ने इसको बढ़ाया, खड़ा किया और स्टेज पर लेके गए। मुझे इजाजत दीजिएगा, वो जो आप मुझे कह रही है ना, बिल्कुल मेरा ठीक है सर, पॉइंट आ गया। हमने इस मेरा पाकिस्तान के लिए किया रोकड़ी और साहब, उसने उसी पाकिस्तान को आकर जरबे लगानी शुरू की और उस पर टुकड़े करने की कोशिश की, रोकड़ी साहब, मुझे तोड़ने की रोकड़ी साहब, कोशिश की, मुझे जिस इजाजत पर हम दीजिएगा। उसके खिलाफ भी खड़े हुए, ठीक। खड़े होंगे। गरीदा फारूकी साहबा, ये जो कुछ भी जो है वो हम आपने जो खबर दी हम उसके बाद किसी और ही तरफ चल पड़े, लेकिन वापस अगर हम टॉपिक की तरफ एक मिनट के लिए आते हैं, क्या इस सारी चीज से ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या आप समझती हैं कि कप्तान की खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूं, 9 साल हुकूमत की है वहां पे उन्होंने, और आखिरी सर्विस वगैरह जो भी आए उस एरिया के, कप्तान की रेटिंग्स बहुत अच्छी आई, वहां से नंबर्स अच्छे आए। क्या इस सारी तोड़ फोड़ से, असल तो बात हम पहले ये कर रहे थे कि क्या ये जो नई पार्टी आई है वो वोट ले सकेगी या नहीं, लेकिन क्या कप्तान का वोट टूटेगा या टूट चुका है या पॉपुलैरिटी नीचे आ चुकी है आपकी नजर में केपी के अंदर? अच्छा मंसूर खान साहब, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, परवेज खटक साहब ने कहा मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसको छोटी मामूली चीज ना लिया जाए। ये परवेज खटक साहब बड़ा गहरा, एक बड़ी गहरी बात करके चले गए हैं, और इसके बारे में आपको आगे चल के इस राज से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूंकि प्रोग्राम आपका है मंसूर खान साहब, मैं सिर्फ यहाँ पे गेस्ट के तौर पे हाजिर हुई हूँ और प्रोग्राम की डिबेट को आपने आगे लेके बढ़ना है, तो आप चूंकि डिबेट को किसी और या अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ लेके वापस जाना चाह रहे हैं, मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी है, इनका इंडिविजुअल वोट बैंक मौजूद है, तो यहाँ पर वोट बैंक को डेंट तो पड़ेगा पीटीआई के अपने, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग डिवाइडेड हो जाएंगे। फिर बरादरीज़म का बहुत अहम फैक्टर है जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासत में काम करता है। कबाइल हैं, अपने अपने कबाइल का पूरा पूरा वोट होता है, और ये वो तमाम लोग हैं, मैंने चंद एक नाम आपके सामने रखे हैं, बाकी नाम चूंकि अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे या बलूचिस्तान की सियासत पे मीडिया का, और मैं अपनी नाअहली बता रही हूँ, अपने पूरे मीडिया की एक एक निकम्मापन बता रही हूँ कि हमारा उतना फोकस नहीं होता केपी और पंजाब और सिंध पे फिर भी होता है, लेकिन पंजाब के तमाम एमपीएस के या मेजॉरिटी एमपीएस के नाम हमें मालूम होंगे, उनका बैकग्राउंड मालूम होगा, लेकिन केपी या बलूचिस्तान के खास तौर पे जो एमपीएस पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनमें हम चंद मखसूस लोगों को जानते होते हैं। लेकिन इन 57 में से कम 25-30 जो हाफ ऑफ देम है ऐसे लोग हैं जिनका अपना तगड़ा वोट बैंक मौजूद है। अगर वो खड़े हो जाते हैं, उनका वोट बैंक पीटीआई किसी और को उनके मुकाबले में खड़ी कर देती है, वोट डिवाइड जरूर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कैंडिडेट कौन सा होगा, अभी पंजाब में देखें आप, पंजाब में जब इलेक्शन होने जा रहे थे तो जो लिस्ट दी थी पीटीआई ने, उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था ना, लेकिन जो लिस्ट दी थी वो किस किस्म की लिस्ट थी, सारी की सारी रोल बैक करनी पड़ी थी, क्योंकि इस कदर बेकार लिस्ट थी, कोई एक सीट आपको नहीं मिलनी थी उन उम्मीदवारों के नामों पे, जिसकी वजह से वो सारी की सारी वापस ली गई, और फिर कहा गया जी हम दोबारा से जो है ना टिकट इशू करेंगे वगैरह वगैरह, वो सारा मंसूर खान साहब आपको पता होगा वो सारा सिनेरियो। तो यही सूरत हाल केपी में भी देखने में आई। लेकिन गरीदा फारूकी साहब, उसकी तो वजह यह बताई जाती थी कि एक्चुअली इतने ज्यादा उम्मीदवार थे टिकट हासिल करने के लिए कि समझ नहीं आ रही थी कि दें किसको, किसको दें, इसको दें, इसको दें, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। हालात उस वक्त ये कंफ्यूजन तो इस वजह से थी, यहाँ पे अब तो सूरत हाल 9 मई के बाद तब्दील हो गई है ना, ये दोनों का फर्क है। इस वजह से बिल्कुल भी नहीं थी, उस वक्त सिर्फ ये था कि जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसको पार्टी का टिकट दिया गया, ये सिर्फ असल वजह थी। और वजह ये थी कि दरमियान में भी पैसा वसूल कर रहे हैं, जो राहदारी पैसा वसूल हो रहा है वो भी हो रहा था, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से मुलाकात का अलग पैसा वसूल हो रहा था, फिर पार्टी टिकट देने का अलग पैसा वसूल हो रहा था। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास इतना या तो पैसा नहीं था, या बहुत से लोग थे जिन्होंने बड़ी हद तक उसूल की सियासत की थी, तो वो कहते हैं कि जी हम ठीक है पैसा लगता है जो नॉर्मल है, लेकिन ये क्या कि दरमियान में आप 10 लोगों को दे रहे हैं, राहदारी का पैसा दे रहे हैं, जो आगे आपके फ्रंट मैन बने हुए हैं, फ्रंट वुमेन बनी हुई है, फिर आप मुलाकात का अलग दे रहे हैं, फिर टिकट का अलग दे रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन का, तो बड़े रफड़ थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे पंजाब, बड़े प्रॉब्लम्स। मैं इजाजत दीजिए, मैं जरा एक मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन इस सारे फॉर्मूले के हवाले से मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करना चाहूंगा। इस सारे फॉर्मूले का एक फंडामेंटल बहुत जरूरी है सारी चीज़ों के लिए, और वो ये है कि कप्तान क्या गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर ये जितनी पार्टियां चल रही हैं फिर तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो फिर क्या होगा। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे परवेज़ खटक साहब ने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, अभी मुझे याद करने में भी इसमें टाइम लगेगा, इस सारी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। सायरा साहिबा आपका कमेंट चाहूँगा कि इस सारी चीज़ में क्या ये फंडामेंटल पॉइंट ज़रूरी नहीं है क्या कि मेरा कप्तान ना अहल भी हो और उसके बाद ना अहल मेरा मतलब सियासी तौर पर ना अहली हो जाए उनकी, और मेरे कप्तान गिरफ्तार भी हों? क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या ये होगा इलेक्शन से पहले आपकी नज़र में? पता है, अब देखिए वो तो जाहिर है अब ये अदालतें या जो चाहते हैं वही बता सकते हैं किस केस में गिरफ्तारी, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट को तो हम भूल जाए ना, क्योंकि अच्छा। उसमें से एक कड़ी मिसिंग है। मतलब वो कड़ी है जिसका नाम भी नहीं हम ले सकते ना, बिजनेस टाइकून कहते हैं। नहीं, मलिक तो वो रियाज, कड़ी आएगी मलिक तो रियाज मैं लेता हूँ, तीन नाम मलिक और होंगे। रियाज बोले, तो वो वाला केस तो भूल 3 जाए। दफा कह दिया मलिक रियाज, और बोले। नहीं, मैंने तो फ्लोर पे लिया हुआ है, मैं तो ऐसी एक अजराने तफत्तन वो क्या बोलते हैं वो बोल रही थी। मैंने तो नाम लिया हुआ है मलिक रियाज साहब का, वो बीच में वो कड़ी मिसिंग है, उनके साथ बाकी नाम भी आएंगे। और फिर बाकी भाई अगर ये सब लोग इतना वो कह रहे हैं कि डेंट डलवा दिया तो इलेक्शन करवा लें। ठीक है, इलेक्शन में तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि नई मर्दमशुमारी पे करवाएं, पिछली मर्दमशुमारी पे करवाएं। अभी तो इस सेंसस पे लड़ाई होगी, ये तो कोर्ट में स्टे लिया जाएगा कि जो 3 करोड़ नौजवान नस्ल है उनके वोट तो रजिस्टर ही नहीं किए। हाँ। बहुत लंबी कहानी है मंसूर साहब। अच्छा, तो फिर इस सूरत हाल में तो फिर आपके ख्याल में इलेक्शन डिले हो जाएगा? जी इलेक्शन मुझे तो देखिए, मैं अभी तो कोई ऐसी फील नहीं आ रही इलेक्शन वाली। देखिए आज कसूर में इतने बुरे हालात थे, खुदा न खास्ता इंडिया ने पानी छोड़ दिया, फिर क्या होगा? फिर हम तो अपनी मर्दमशुमारी ना करवा सके, बल्दियाती इलेक्शन सिंध में नहीं करवा सके कि यहाँ पर पानी वो खड़ा है। और मज़े की बात ये कि वो कहते हैं ना, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे। हर पार्टी को सब कुछ चाहिए, उनको अपना सदर भी चाहिए, उनको अपना वजीर आजम भी चाहिए, उनको सब बड़े ओहदों वाले चाहिए। तो सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना, किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी इतला के मुताबिक तो खटक साहब वैसे भी नून की तरफ रुख करना था, लेकिन अच्छा। हमने पावरफुल नहीं करना ना नून को। हमने सब जमातों को ऐसे रखना है कि उनको बैसाखियों की ही जरूरत पड़े, और ये छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स ना साथ लग के ये रोकड़ी साहब, ये जिस तरफ इशारा कर रही हैं सायरा साहिबा, कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे। नून लीग को मजबूत करने के हवाले से आपके 2 रहनुमाओं ने इस्तीफे देने थे काबीना से, लेकिन उसके बाद इस पे भी एक क्या कहूँ यू टर्न आ गया कि नहीं, अब काबीना से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, साथ चला जाएगा आखिर तक, 1 महीना और रुका जाएगा। रोकड़ी साहब, मंसूर खान कोई इल्म नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इस्तीफे कि मतलब वो लंगड़ियाल और चौधरी ये बोलने फिर मैं बोल नहीं, वो समझी, शायद मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। रोकड़ी साहब आप जवाब दीजिए प्लीज, गो अहेड। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, आप बोल रहे भाई, आपको बहुत शौक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में बैठी हुई हूँ, जब आप पहुंचेंगे तो बोल दीजिएगा। जी रोकड़ी साहब प्लीज गो अहेड। नहीं, आप बोल लें। नहीं, अब नाराजगी नहीं, आप दोनों बहन भाई हो। मंसूर खान जो इस्तीफा है ना सर जी मंसूर खान जो इस्तीफा है उसके बारे में एम्बिग्विटी थी, और उसके बारे में कोई भी ऐसा क्लियर ऑर्डर टाइप नहीं था कि वो इस्तीफा देंगे। इसलिए मैं उसके ऊपर कलाम नहीं करूंगा, मुझे उसका इतना इल्म नहीं है कि किसने कहा देंगे और क्यों नहीं दे रहे। नून लीग के साथ सर कोई सेटिंग तो नहीं है? सीधी गल कर रहे हैं रोकड़ी साहब, नून लीग के साथ सेटिंग तो नहीं है? खान देखे, पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज की सेटिंग फॉर अ नोबल कॉज और बड़े मकसद के लिए, मुल्क के लिए सेटिंग किसी मकाम पर जाकर हो जाए तो कोई जुर्म नहीं होता। आप नून लीग के खिलाफ ऑपोजिशन के तौर पे खड़े होंगे, चलें ये अनाउंस कर दें, आप नून लीग के खिलाफ ऑपोजिशन है पंजाब के अंदर। हर इलेक्शन लड़ने वाला अपने इलेक्शन के निशान के ऊपर और बैलेट पेपर जब छपता है तो उसमें नून भी होगी, पीपीपी भी होगी, ये मेरी बहन की जो पार्टी है ये भी होगी, हमारी पार्टी भी होगी, अलहदा निशान होगा, हर बंदे का अपना। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर खुर्रम रोकड़ी साहब, सायरा बानो साहिबा, गरीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।